नमस्कार दोस्तों। क्या 2024 के चुनाव की लगभग तैयारी और एजेंडा साफ हो चुका है? क्या 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरह की नैरेटिव्स बनाने की कोशिश हो रही थी, उस नैरेटिव्स के ट्रैप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फंसती नजर आ रही है? क्या आज की तारीख में इंडिया गठबंधन का नैरेटिव बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, जातीय रिजर्वेशन का मुद्दा एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? क्या इंडिया गठबंधन के एजेंडा के दबाव में ही मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में और एनडीए की सरकार दिल्ली में रोजगार मेला आयोजित करने के लिए विवश है? सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कोशिश में लगी है? आनन फानन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बनाने पर मजबूर हुई, लेकिन उसको लागू करने के कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई और कहा गया कि 2029 के चुनाव के बाद लागू होगा। क्या इंडिया गठबंधन एक के बाद एक जिस तरह के पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहा है, जिस तरह से एक के बाद एक बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कारपोरेट घरानों के लिए सरकार की नीतियों को जिस तरह से उजागर कर रहा है, वह मौजूदा सरकार पर भारी पड़ रहा है? क्या मौजूदा सरकार जो अब तक मान रही थी कि वह उग्र राष्ट्रवाद, प्रखर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के एजेंडे को लेके, काशी, मथुरा और अयोध्या को लेके, राम मंदिर के निर्माण में कामयाबी को लेके, धारा 370 की समाप्ति को लेके 2024 के चुनाव में जाएगी और इसके पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव में भी इन्हीं उपलब्धियों को लेकर जाएगी? उसके सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से और खास तौर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से जिस तरह की एक के बाद एक मुद्दों की चुनौतियां पेश की जा रही हैं, वह उसका जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फरमान जारी किया है जिसके तहत कि सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को युद्ध स्तर पर भरने के निर्देश जारी किए गए। हर जिला मुख्यालय पर एक महिला इंस्पेक्टर की तैनाती का निर्णय लिया गया है। महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का फैसला किया गया। तो ये सब 2024 के चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अब लगने लगा है कि उसका जो एजेंडा है उसके मुकाबले इंडिया गठबंधन का एजेंडा ज्यादा आई कैचर है, ज्यादा आम जनता को लुभावना लग रहा है, ज्यादा आम जनता को प्रभावित करने वाला लग रहा है? प्रधानमंत्री क्या आयुष्मान भारत योजना के मुकाबले जिस तरह की हेल्थ स्कीम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाए हैं, चिरंजीवी भारत की, वह आयुष्मान भारत वाली हेल्थ स्कीम पर भारी पड़ रही है? आयुष्मान भारत में हम सब जानते हैं कि 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस की व्यवस्था है। उसके मुकाबले कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में अशोक गहलोत ने 25 लाख रुपए के हेल्थ गारंटी स्कीम लागू कर दी है। महिलाओं के लिए 500 रुपए का सिलेंडर देना शुरू कर दिया है। महिलाओं के लिए और तमाम योजनाएं कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, हिमाचल में लागू कर दी गई। तो क्या ये सब जो पहल है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की सरकारों की तरफ से, इंडिया गठबंधन की सरकारों की तरफ से, वह भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे सकता है 2024 के चुनाव में? और इन पॉलिटिकल एजेंडाज के सामने बीजेपी का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, बीजेपी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है, वह कमजोर दिखाई दे रहा है। अभी हम सबने देखा है कि एक दिन पहले बिहार की सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण के मामले में एक डेटा रिलीज किया है और उन्होंने दावा किया है कि देश में
बिहार की सरकार पहली सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार पहली सरकार थी जिसने महिलाओं को लोकल बॉडीज में 50% से लेके 67% तक रिप्रेजेंटेशन दिया है और रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया है। महिलाओं के लिए लोकल बॉडीज में और अर्बन बॉडीज में 50% से लेके 67% तक सीटें आरक्षित कर दी गई। तो क्या बीजेपी की तरफ से जो आनंद फानन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया, जिसको पॉपुलरली महिला आरक्षण कानून या महिला आरक्षण बिल कहा जाता है, उसका उतना पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को नहीं मिलने वाला है जितनी कि उसको उम्मीद थी। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तो पहले से ही बीजेपी पर डिस्ट्रैक्शन की पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाता रहा है। राहुल गांधी का हमेशा ये आरोप रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीरियस मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, सीरियस इश्यूज से आम जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इश्यूज उछालते रहते हैं, नए नए नैरेटिव्स देते रहते हैं, और उसके बाद जब पब्लिक उन नैरेटिव्स के बारे में जांच पड़ताल शुरू करती है तो कोई नया नैरेटिव्स देके आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार से बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, आर्थिक भ्रष्टाचार के सवाल पर, महिलाओं को आरक्षण देने के सवाल पर, जातीय जनगणना के आधार पर सवाल पूछता रहा है और उस केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता रहा है। क्या बीजेपी और केंद्र की सरकार इंडिया गठबंधन के इस आक्रामक पॉलिटिकल कैंपेन का मुकाबला करने में समर्थ दिखाई दे रही है? इसके पहले देखा जाता था कि नरेंद्र मोदी नैरेटिव्स उछालते थे और पूरा का पूरा विपक्ष उसको फॉलो करता था। इस बार उल्टा दिखाई दे रहा है। इस बार नैरेटिव्स, पॉलिटिकल एजेंडा इंडिया गठबंधन की तरफ से बनाया जा रहा है और बीजेपी उसको फॉलो करती नजर आ रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा चुनौती एनडीए गठबंधन के सामने है, भारतीय जनता पार्टी के सामने है, वह चुनौती है एनडीए गठबंधन के में शामिल घटक दलों को एकजुट बनाए रखने की। 2024 का चुनाव ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा है, एनडीए गठबंधन के शामिल ज्यादातर घटक दल एक एक करके उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में शिवसेना ने छोड़ा, उसके पहले पंजाब में अकाली दल ने छोड़ा, अभी 2 दिन पहले तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने भी एनडीए से अलग रहने का फैसला कर लिया। तो हम सब जानते हैं कि साउथ इंडिया की राजनीति नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल डायनेमिक्स से अलग है। नॉर्थ इंडिया में सनातन धर्म, प्रखर राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, इनको मुद्दा बना के, काशी मथुरा अयोध्या को मुद्दा बना के बीजेपी सत्ता में आती रही है, चुनाव जीतती रही है। बीजेपी की कोशिश रही कि काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद वहां पर एक के बाद एक तमिल संगमम, तेलुगु संगमम, इस तरह से साउथ इंडिया के अलग अलग राज्यों के धर्म गुरुओं को बुला के समागम किया गया और संघ और बीजेपी की तरफ से एक व्यापक रणनीति बनाई गई कि नॉर्थ इंडिया के कल्चर को, नॉर्थ इंडिया के सोशियो रिलीजियस कल्चर को साउथ इंडिया में प्रचारित किया जाए। इसका नतीजा है कि साउथ इंडियन पार्टी जो बीजेपी के एलाइज थे वो बीजेपी से अलग होती जा रही हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में द्रविड़ मूवमेंट अपनी जड़ जमा चुका है। साउथ इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स सनातन धर्म के खिलाफ है। साउथ इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स अपर कास्ट के खिलाफ रही है। पेरियार से लेके रामास्वामी नायकर, पेरियार, तमाम छत्रपति साहू जी महाराज, इस तरह के तमाम समाज सुधारक हुए हैं साउथ इंडिया में, जिन लोगों ने कि सनातन धर्म के खिलाफ द्रविड़ मूवमेंट को चलाया, द्रविड़ों को एकजुट किया। और आज पूरे के पूरे साउथ इंडिया से, कर्नाटक से लेके तमिलनाडु, केरल, हर जगह द्रविड़ राजनीति का बोलबाला है। तो क्या यही कारण है कि साउथ इंडियन पार्टीज
जो कल तक एनडीए की सहयोगी थी, उनको लगा कि अगर चुनाव में बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़ा गया तो उनको भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इसलिए उन लोगों ने फैसला किया कि अलग रह के चुनाव लड़ा जाए, जिससे कि बीजेपी की राजनीति का रिएक्शन जो साउथ इंडिया में होने जा रहा है उसका लाभ उनका नुकसान उनको न उठाना पड़े। ये अलग बात है कि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी का पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी है, बीजेपी के जो रोड मैप है, वो सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ देता रहा है और आने वाले चुनाव में भी देगा। साउथ नॉर्थ इंडिया में जिस तरह का पोलराइजेशन बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता रहा है, वह बीजेपी को हमेशा फायदा देता रहा है। उसी पोलराइजेशन को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है, ओबीसी के रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है, महिलाओं के रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है, महंगाई का मुद्दा उठाया है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। और बीजेपी इंडिया गठबंधन के इन मुद्दों का कुछ प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दे पा रही है, जिस तरह का जवाब दिया जाना चाहिए। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी हम लोगों ने देखा कि कर्नाटक में जनता दल सेकुलर ने बीजेपी के साथ अलायंस करने का निर्णय लिया, लेकिन उसके तुरंत बाद जनता दल सेकुलर में विघटन शुरू हो गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले से गुटबाजी हावी है। चुनाव एकदम सिर पर है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीजेपी के नेता आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर चुनाव लड़ने में जाने को तैयार नहीं है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के तमाम कोशिशों के बावजूद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की इकाइयां एक दूसरे के खिलाफ अभियान चलाने में ही जुटी हुई हैं। तो क्या माना जाए कि ये बुरी तरह से विभाजित भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती से टक्कर दे पाएगी? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगभग 18.5 साल से सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी का खतरा पहले से ही बीजेपी के ऊपर मंडरा रहा है। ऐसे में बीजेपी का अलग अलग खेमों में बटे रहना बीजेपी के लिए और ज्यादा राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये बीजेपी हाईकमांड को सोचना है कि वे इस तरह से धड़ों में विभाजित भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से एकजुट करके वे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी गुटबाजी की शिकार है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के दबाव के चलते, शीर्ष नेतृत्व के प्रोएक्टिव भूमिका के चलते कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी फिलहाल थमी हुई नजर आ रही है। और ऐसा लगता है कि राज्यों के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी कांग्रेस के लिए उतनी घातक साबित नहीं होगी जितना कि बीजेपी के अंदर की गुटबाजी बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकती है। आज इतना ही, फिर हम आप लोगों से मुखातिब होंगे किसी अन्य विषय को लेके। हैव अ गुड डे, नमस्कार।